हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि 24 फरवरी से हमारा नया बैच स्टार्ट हुआ है और ये जो टेस्ट है उसी में लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, डायरकी यानी कि जो द्वैध शासन प्रणाली है इसके सिद्धांत क्या थे। डायरकी दोस्तों जो प्रांत है वो आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आया था। उसमें काफी सारा बदलाव किया गया था। जो प्रांत हैं उनके लिस्ट को अलग किया गया था, साथ ही साथ उनके बजट को अलग किया गया था और भी जो है चेंजेस किए गए थे। आपका जो यूपीएससी है जिसका पहले नाम सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन था, बाद में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हुआ, उसका गठन किया गया और स्पीकर डिप्टी स्पीकर का पोस्ट आया। और जो पृथक निर्वाचन केवल मुस्लिम्स के लिए था 1909 में, उसको एक्सटेंड किया गया 1919 में। बहुत सारा बदलाव हुआ। तो उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है डायरकी से कि जो द्वैध शासन प्रणाली है, ठीक है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ये द्वैध शासन प्रणाली का भी कंसेप्ट आया था। तो आपको बताना है वो क्या चीज है। डिवीजन ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर इनटू 2 हाउस, केंद्र विधायिका को 2 हाउस में बांटना। दूसरा, दोहरी सरकार यानी कि केंद्र और राज्य सरकार। तीसरा, डिवीजन ऑफ प्रोविंसेस सब्जेक्ट इनटू 2 कैटेगरीज, प्रांतों के जो विषय हैं उनको 2 कैटेगरी में बांटना या नन। तो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्त, टिक कीजिए। सही जवाब आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। जो प्रांतों के विषय हैं उनको 2 चीज में बांटा गया। कौन कौन से? रिजर्व्ड लिस्ट और ट्रांसफर्ड लिस्ट। जैसे लॉ एंड ऑर्डर हो गया, फाइनेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, इनको रिजर्व लिस्ट में रखा गया। जो वहां के जो गवर्नर है एग्जीक्यूटिव के साथ मिलकर करेंगे। ये एग्जीक्यूटिव जो है उस पर्टिकुलर प्रोविंस के परिषद के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। और जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है इसमें आपका शिक्षा हो गया, लोकल गवर्नेंस हो गया, कृषि हो गया, ये गवर्नर जो है मिनिस्टर्स के साथ मिलकर करते थे। तो एक और क्वेश्चन क्या बन सकता है कि बताइए कि कौन से विषय जो है, कौन सा चीज जो है वो ट्रांसफर्ड में आता है या फिर रिजर्व में आता है। तो ट्रांसफर्ड में क्या आता है? एजुकेशन हो गया, लोकल गवर्नेंस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। रिजर्व में क्या आता है? लॉ एंड ऑर्डर हो गया, फाइनेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, अलग अलग अधिनियम में अलग अलग चीजों का गठन किया गया था, फॉर्मेशन किया गया था। तो यहां आपको बताना है कि काउंसिल ऑफ इंडिया कब बना, हाई कमीशन कब बना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब बना। जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहां पे ट्रेड करने आई थी, उसको इलाहाबाद की संधि से जो है, जो कि 1765 में हुआ था, बंगाल के ऊपर राइट्स मिल गया। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यही हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय हैं वो करप्शन करने लगे और जिसके चलते कंपनी जो है वो कर्ज में डूब गई। उसके बाद जो है महारानी को लोग अप्रोच किए। उसके बाद महारानी ने पहले 1773 में जो है रेगुलेटिंग एक्ट बनाया और क्या पोस्ट तैयार हुआ? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का। और इंडिया में क्या बना? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। प्रॉब्लम शॉर्ट आउट नहीं हुआ तो 1784 में क्या बना? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। साथ ही साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो फंक्शन है उसको डिवाइड कर दिया गया। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है जो कि लंदन में बना था, ये पॉलिटिकल मिलिट्री वाला जितना भी फंक्शन है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है किस राजा से दोस्ती करेगी, किससे लड़ाई करेगी, ये सब डिसाइड करेगा कौन? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और जो इंडिया में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है उसको क्या करने बोला गया? आप केवल व्यापार चलाइए। बाद में जो है 1857 का जब विद्रोह हो जाता है और जो भारत है पूरे तरीके से महारानी के कंट्रोल में आ जाता है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सिस्टम और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का सिस्टम खत्म कर दिया जाता है। इंडिया में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था उसके जगह पे क्या आ जाता है? वाइसरॉय ऑफ इंडिया, जो कि कौन बने थे? लॉर्ड कैनिंग। और जो लंदन है वहां पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल को खत्म करके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और उनकी मदद को 15 सदस्यीय काउंसिल ऑफ इंडिया। तो देखिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1784 हो जाएगा, काउंसिल ऑफ इंडिया जो है आपका 1858 हो जाएगा और जो हाई कमीशन है ये कब बना था? 1919 में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में जो है ट्रेड यूनियन का जनक या फिर फादर ऑफ लेबर मूवमेंट जो है किसको मानते हैं? बीपी वाडिया, एनएम जोशी, एनएम लोखंडे या महात्मा गांधी? कोशिश करना है दोस्तों क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें कंफ्यूजन जो होता है एनएम जोशी और एनएम लोखंडे में होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एनएम लोखंडे, जो कि 1890 में इन्होंने बॉम्बे मिल एसोसिएशन का गठन किया था। एक क्वेश्चन और कि भारत में पूछ ले कि पहला रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन कौन सा था? तो बीपी वाडिया साहब का मद्रास लेबर यूनियन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, अब यहां पे जो है अंग्रेजों का लैंड रेवेन्यू सिस्टम दिया हुआ है
और यहाँ पे नाम दिया हुआ है, आपको बताना है कि किसका संबंध किससे है। अस्थाई बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट, दूसरा रैयतवाड़ी सिस्टम, तीसरा महलवाड़ी सिस्टम। सबसे पहले जो है स्थायी बंदोबस्त आया था, इसमें जमींदार को जो है रिस्पॉन्सिबल बनाया गया था, हालांकि ये उतना सक्सेस नहीं हुआ। तब फिर रैयतवाड़ी आया, फिर महलवाड़ी आया। आपको बताना है होल्ट मैकेंजी, लॉर्ड कर्जन, कॉर्नवालिस और थॉमस मुंडो। तो परमानेंट सेटलमेंट ये तो आप आसानी से मिला देंगे, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका कॉर्नवालिस। जो रैयतवाड़ी सिस्टम है ये मुंडो साहब के द्वारा हुआ था और ये कहाँ लागू हुआ था, मद्रास। साथ ही साथ एक और क्वेश्चन दोस्तों कि भारत में पहला जो नगर निगम है, म्युनिसिपैलिटी, वो कहाँ बना था, तो वो भी मद्रास में। जो महलवाड़ी सिस्टम है ये अभी बीपीएससी में पूछा गया था 68 वाले में, होल्ट मैकेंजी इसका आंसर हो जाएगा। बजट इकोनॉमिक सर्वे से भी क्वेश्चन पूछा जा ही रहा है, तो ये क्वेश्चन जो है भारतीय बजट 2023-24 से है कि भारतीय बजट 2023-24 के सब ट्रिसी में क्या शामिल नहीं है। हर बजट में दोस्तों कुछ प्रायोरिटी एरियाज रहते हैं, इस बार 7 है, तो आपको बताना क्या शामिल नहीं है। ग्रीन एनर्जी, यूथ पावर, स्वच्छ भारत या इंक्लूसिव ग्रोथ। तो देखिए क्या क्या है दोस्तों, आपका इंक्लूसिव ग्रोथ है, समावेशी विकास, मतलब हर तबके को साथ में लेके चलना है। फिर लास्ट माइल डिलीवरी, मतलब जो गुड गवर्नेंस है वो आखिरी छोर तक पहुंचे। अभी हाल ही में पीएम साहब ने उस पर वेबिनार किया था। उसके बाद जो आधारभूत संरचना और इन्वेस्टमेंट है उस पर काम करना है। ग्रीन एनर्जी, आप जानते ही हैं कि जो है क्लाइमेट चेंज हो रहा है और भारत ने भी अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। नया जो है आईएनडीसी मतलब अपना लॉन्च किया है। उसके बाद यूथ पावर, भारत में जो है यूथ बहुत ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद आपका फाइनेंशियल सेक्टर, तो मतलब 7 सेक्टर जो है सप्तऋषि में आते हैं, उसमें स्वच्छ भारत जो है शामिल नहीं है यारों। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीयों को पहली बार विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल में कब जगह मिली? 1833, 1861, 1892, 1909। तो शुरू में तो जो है आपका केंद्रीकरण था, फिर जो है 1857 के विद्रोह के बाद हम देखते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी बढ़ती है। और भारतीयों को पहली बार कब जगह मिली? 1861 में। 1861 का भी जो अधिनियम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1833 भी इंपॉर्टेंट है, 1813 भी इंपॉर्टेंट है। और ये सबको हम लोग कहाँ कवर किए हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में आपको जो है 3 वीडियो दिए गए हैं, उसमें आप देखिए, हमने इसको कवर किया है, आपको बहुत जानकारी मिलेगी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1861। 1861 में ही जो है अध्यादेश का नियम भी आया था और भी कुछ बदलाव किए गए थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण से 7 to 10 जेपीएससी पीटी में 7 क्वेश्चन आए थे दोस्तों। और इसी मतलब 7-8 मार्च तक जो है आपका आने वाला मतलब एक दिन में खत्म ही हो जाएगा। अभी जो है मार्च के महीने में आपका झारखंड इकोनॉमिक सर्वे बजट आएगा, उसको भी अच्छे से पढ़ना और कवर करना जरूरी है। पिछले साल का भी देखना है आर्थिक सर्वेक्षण बजट और जो अभी आएगा, क्योंकि दोनों में से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये क्वेश्चन जो है झारखंड बजट 2022-23 में कितने लोग को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में जोड़ा गया है? आपके ऑप्शन है 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख या 10 लाख। तो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 लाख हो जाएगा। आप जानते ही हैं कि जो है मतलब जो झारखंड है वहां पे बहुत लोग के पास कार्ड नहीं है, बीपीएल कार्ड, और आपका जो है वो बहुत गरीब है और कवर नहीं हो पाते हैं। इसलिए झारखंड सरकार की ये अच्छी पहल है। पहले भी लाखों लोगों को ऐड किया गया है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में, और अब जो है फिर 5 लाख को और उसमें ऐड किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सतत विकास लक्ष्य जो कि यूएन के द्वारा दिया गया है और मतलब मैक्सिमम कंट्रीज ने इसको अपनाया है कि हमको 2030 तक अलग अलग जो 17 लक्ष्य हैं, सतत विकास लक्ष्य, उसको जो है प्राप्त करना है। तो कौन सा जो लक्ष्य है किस चीज से डील करता है, इसको जानना समझना बहुत जरूरी है। इस पे भी जो है हमने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है। एसडीजी गोल नंबर 1 ये डील करता है किससे? गरीबी को खत्म करना है। गरीबी खत्म करना कैसे होगा? जब भूखमरी कम होगा। तो जो गोल नंबर 2 है वो जीरो हंगर की बात करता है। अब आपको जो है साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, तभी तो जो आप खाएंगे आपके शरीर को लगेगा। तो जो गोल नंबर 3 है ये डील करता है स्वास्थ्य से।
अब आपका विकास कैसे होगा जब आप शिक्षा ग्रहण करेंगे, एजुकेशन लेंगे। तो जो गोल नंबर 4 है वो डील करता है शिक्षा से। अब शिक्षा जब आप में आएगी तो आपको ये समझ में आएगा कि मेल फीमेल बराबर है, जेंडर इक्विटी की बात होगी। तो ऐसे कवर करके हमने बहुत अच्छे तरीके से बताया है, उसको आप जरूर से देखिए। और जो गोल नंबर 13 है ये डील करता है जलवायु परिवर्तन से। अगला क्वेश्चन जो है ये संथाल जनजाति से है कि संथाल जनजाति में जो है धार्मिक प्रधान को यानी कि रिलीजियस हेड को क्या कहते हैं। तो दोस्तों झारखंड में जो है 32 अनुसूचित जनजाति है। तो स्टार्टिंग के जो 4 अनुसूचित जनजाति है उन पर विशेष फोकस रखना है, क्योंकि जनरली सवाल वहीं से बन जाता है, जिसमें संथाल पॉपुलेशन वाइज नंबर 1 पे है, और नंबर 2 पे जो है आपका उड़ांव जनजाति है, नंबर 3 पे आपका मुंडा जनजाति है, नंबर 4 पे जो है हो जनजाति है। ठीक है। और ओवरऑल इंडिया की बात करें तो भील जनजाति जो है पॉपुलेशन वाइज नंबर 1 पे है, गोंड नंबर 2 पे है। और जो संथाल जनजाति हो गया, उड़ांव हो गया, मुंडा हो गया, हो गया, इसका आपको A to Z चीज जानना है। जैसे इनका पंचायत व्यवस्था क्या है, तो संथालों का जो है मांझी परगना है SMP, उड़ांव का जो है पढ़ा पंचायत है OPP, मुंडा का जो है मुंडा शासन व्यवस्था है MMS, और जो हो जनजाति है उसका मुंडा मान की है। साथ ही साथ इनका युवागिरी को क्या कहते हैं, इनके धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं, पंचायत को क्या कहते हैं, इनमें जो विवाह होता है उसका क्या नाम है, इन सब चीजों को दोस्तों हम लोग को जानना समझना है। तो यहाँ पे क्या जवाब हो जाएगा बताइए। पाहन है, प्राणिक है, नायके है, द्यूरी है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका नायके। क्वेश्चन नंबर 10 ये जो है अलग अलग क्रांति के बारे में बात करता है, और क्रांति किस चीज से संबंधित है। ग्रे, सिल्वर, व्हाइट, रेड, ऐसे ही क्वेश्चन जो है बीपीएससी में अभी पूछा गया था। और यहाँ पे आपके अंडों से है, फर्टिलाइजर है, मिल्क है, फिश है, मीट है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि पहले जो है हरित क्रांति हुई थी, जिसका मेन फोकस जो है चावल और गेहूं पे था, लेकिन उससे बात नहीं बनी। और अब जो है भारत धीरे धीरे जो है इंद्रधनुषी क्रांति यानी कि रेनबो रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ रहा है, और उसमें अलग अलग जो है कलर अलग अलग चीज को बताते हैं। तो जो ग्रे है क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजर। जो सिल्वर है ये एग के प्रोडक्शन को बढ़ाने से है। व्हाइट जो है इसका संबंध ऑपरेशन फ्लड मिल्क से है, और जो रेड है ये टोमेटो या मीट से है। ठीक है। और भारत में जो है हरित क्रांति के जनक तो आप जानते ही होंगे MS स्वामीनाथन, और जो दूध की क्रांति है उसके लिए वर्गीस कुरियन साहब। क्वेश्चन नंबर 11 किस एक्ट में, किस अधिनियम में बॉम्बे और मद्रास का जो विधायिका का जो पावर उसको ले लिया गया था। 1784, 1813, 1833 और 1858। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में लगभग 100 साल जो है वो कंपनी का रूल था, उस समय केंद्रीकरण हमको देखने को मिलता है। और जब 1857 का विद्रोह हो जाता है, पावर जो है पूरी तरह से शिफ्ट हो जाता है महारानी के फेवर में, तो फिर हमको डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिलता है। तो यहां जवाब हो जाएगा 1833 कि कब पावर ले लिया गया था, क्योंकि ये केंद्रीकरण को दर्शाता है। और 1833 में जो है आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट बना था। लेकिन अगर यही मतलब ये पूछ ले कि किस अधिनियम में बॉम्बे और मद्रास का जो विधायिका का पावर है उसको दे दिया गया था वापस, तो हो जाएगा 1861। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत से जो गुलामी प्रथा है उसको कब हटाया गया था, 1786 में, 1793 में, 1833 में या 1853 में। तो दोस्तों ये तो हम जानते हैं कि 1843 में जो है गुलामी प्रथा को इंडिया से बैन कर दिया गया था एलन बरो के समय पे। लेकिन पहल कब की गई थी, तो ये लॉजिक से भी बन जाएगा कि 1833 विलियम बेंटिक के समय पे जो है ये पहल की गई थी। हालांकि इसको होने में जो है 10 साल का समय लग गया है ना। क्वेश्चन नंबर 13, अब देखिए इसमें कंफ्यूजन कैसे होगा। इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। भारत के आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे, C राजा गोपालचारी। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि भारत के यहां आजाद भारत का बात किया गया है, इंडिपेंडेंट इंडिया, यहां बात किया गया केवल इंडिया का, कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, विलियम बेंटिक। तो इसमें बताना है कौन सा सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। अटेम्प्ट लीजिए। सही जवाब इसका हो जाएगा 2 ओनली। देखिए जब भारत आजाद हुआ ना, तो भारत के जो लास्ट वाइसरॉय थे लॉर्ड माउंटबेटन, उनको भारतीय नेताओं ने बोला कि सर आप ही जो है पहले गवर्नर जनरल बनिए। क्यों? क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन का जो 562 ठीक है रियासत थे ना, प्रिंसली स्टेट्स, उनके साथ बहुत अच्छा संबंध था। ठीक है।
और माउंटबेटन और सरदार वल्लभ भाई पटेल उन रियासत को इंडिया में मिलाने में बहुत अहम भूमिका निभाए हैं। तो अगर यहां पे क्वेश्चन होता है कि फर्स्ट इंडियन भारतीय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तब जवाब होता है सीधा जगोपालचारी। लेकिन केवल पूछा है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया, तो यहां हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, इसलिए ये गलत है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में कब वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मतलब इंडियन को जगह मिली? तो अभी हमने डिस्कस किया था कि 1861 में लेजिस्लेटिव काउंसिल में, विधायिका परिषद में जगह मिली, और जो कार्यपालिका परिषद उसमें कब जगह मिली? आपके ऑप्शन है 1833, 1861, 1892 या 1909। अटेम्प्ट कीजिए। सही जवाब होगा दोस्तों क्या? 1909 हो जाएगा। 1909 में ही जो है पृथक निर्वाचन, सेपरेट इलेक्टोरेट भी आया था। अब देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो कि काफी स्टूडेंट्स ने गलती भी किया, इनमें से क्या सही नहीं है? 1892 के अधिनियम में जो आपका विधायक परिषद मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, ठीक है, विधान परिषद, उसको जो है बजट पर वोटिंग का अधिकार मिला। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि 1861 के अधिनियम में काउंसिल को बजट का डिस्कशन का अधिकार मिला। क्या बताना आपको? पहला गलत है, दूसरा गलत है, दोनों गलत है या दोनों सही है? ठीक है, इनमें से क्या सही नहीं है? ठीक है, तो जब हम अधिनियम्स को पढ़ेंगे तो हमको ये जानेंगे कि 1892 में, है ना, जो आपका विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसको बजट पे डिस्कशन का अधिकार मिला, और वोटिंग का अधिकार कब मिला था? 1909 में। तो ना ही ये स्टेटमेंट सही है, ना ही ये स्टेटमेंट सही है, यानी कि दोनों ही गलत है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहां पे जैसे कि हमने आपको बताया कि झारखंड में जो है 32 अनुसूचित जनजाति हैं, और जो स्टार्टिंग के जो 4 अनुसूचित जनजाति उन पे ज्यादा फोकस करना है क्योंकि क्वेश्चन वहां से ज्यादा बनता है। तो यहां पे जनजाति और उनके युवागिरी दिए गए हैं, संथाल, उड़ांव, मुंडा। आपको बताना है युवागिरी क्या है। गीतियोड़ा है, कुतियाड़ा है, धूमकुरिया है, घोटुल है। तो दोस्तों स्टार्टिंग में बता दें कि जब भी हम लोग इसको पढ़ रहे थे ना, बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, फैक्ट्स इतना ज्यादा है, लेकिन फिर पढ़ते 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 जो है आदत हो गया, और अब ये थोड़ा इजी लगने लगा है। तो जो संथाल है उसका क्या हो जाएगा? घोटुल। जो उड़ांव जनजाति है धूमकुरिया, जो मुंडा जनजाति है गीतियोड़ा। क्वेश्चन नंबर 17 जो है विटामिन और केमिकल नेम, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है। विटामिन ई, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन ए, और यहां पे आपको बहुत सारा नाम दिया गया है। बायोटीन, टोकोफेरल, आपका रेटिनॉल हो गया, कैल्सीफेरल हो गया, थायमिन हो गया, पैराडॉक्सिन हो गया। ठीक है, तो देखिए विटामिन ए, इसके बारे में तो लोग जानते ही होंगे, इसका हो जाएगा आपका रेटिनॉल। कैल्सीफेरल जो है ये किसका है? कैल्सीफेरल जो है आपका विटामिन डी का नाम होता है। थायामीन जो है ये विटामिन B1 है, और B7 ये तो बहुत ही फेमस है, बायोटीन, जिसके कमी से बाल भी गिरते हैं। तो विटामिन B7 जो है ये बायोटीन हो गया। रेटिनॉल हो चुका है, कैल्सीफेरल नहीं होगा, थायामीन नहीं होगा। अब क्या क्या बचता है? टोकोफेरल बचा और पैराडॉक्सिन बचा। तो विटामिन B6 जो है इसका संबंध पैराडॉक्सिन से है, इसको केमिकल नेम, और जो विटामिन ई है ये हो जाएगा आपका टोकोफेरल। और इसका दोस्तों आपको याद करना ही करना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये 1947 के अधिनियम से है। मुझे भी जब ये क्वेश्चन दिया गया था मैं इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाया था। जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है अफगानिस्तान के साथ, जो इंडिया का हिस्सा भी था, और जहां से खान अब्दुल गाफर खान जो है फेमस लीडर भी रहे, और सिलहट में, आसाम के सिलहट में जनमत संग्रह कराया गया था। पहला पॉइंट है। दूसरा, सिंध और बालूचिस्तान में वहां की असेंबली को पावर दिया गया था कि आप डिसाइड कीजिए कि भारत में मिलना है या पाकिस्तान में मिलना है। आपको बताना है क्या सही है। अगर आपने नहीं पढ़ा है फिर तो आपके लिए बहुत टफ है। पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट दोस्तों सही है कि जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है और सिलहट है, दोनों में जनमत संग्रह कराया गया था, और सिंध और बालूचिस्तान में के असेंबली पे छोड़ा गया था। ये दोनों ने डिसाइड किया कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे, और आज जो है ये लोग पछता रहे हैं कि हम लोग क्यों जो है पाकिस्तान में मिले, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि पाकिस्तान का पोजीशन कहां फिसड्डी है और भारत अपना कहां पे है। क्वेश्चन नंबर 19
ये जो है स्कीम्स पे बेस्ड है। 3 स्कीम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है और जो ये चौथा स्कीम है ये झारखंड सरकार की है। दोस्तों हमको कम से कम 40 स्कीम जो है जानना जरूरी है, जिसमें कि जो 25 स्कीम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के, जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गया, उसके बाद स्वनिधि कार्यक्रम हो गया, प्रधानमंत्री गति शक्ति हो गया, प्रधानमंत्री जनधन योजना हो गया, आयुष्मान भारत हो गया, जल जीवन मिशन हो गया। ऐसे करके जो है 25 स्कीम उधर हो गए। और फिर आपका जो है झारखंड सरकार का समर स्कीम हो गया, बिरसा हरित ग्राम योजना हो गया, नीलांबर पीतांबर हो गया, और भी जो झारखंड सरकार के स्कीम्स हैं वो जानना समझना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना, जो कि बहुत ही क्रांतिकारी जो इसको स्कीम्स बोलते हैं, क्योंकि पहले जो क्या था, बहुत लोग के पास अकाउंट ही नहीं था तो बहुत दिक्कत आती थी। साथ ही साथ जो आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है वो भी नहीं हो पाता था। इसके चलते जो है काफ़ी ज़्यादा करप्शन भी कम हुआ है। और आपका जो जनधन आधार मतलब जनधन आपका स्कीम मतलब ओहो जनधन जो आपका अकाउंट हो गया, उसको आधार के साथ मोबाइल के साथ लिंक करके जो जैम ट्रिनिटी बना है, इससे जो है गुड गवर्नेंस में भी काफ़ी मदद मिली है, लास्ट माइल डिलीवरी में भी काफ़ी मदद मिली है। आयुष्मान भारत, जो कि विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज है, जिसमें 5 लाख का इंश्योरेंस दिया जाता है। जल जीवन मिशन जो है हर घर नल का जल, पहले तो ये केवल ग्रामीण के लिए स्टार्ट किया गया था, बाद में अर्बन के लिए भी स्टार्ट किया गया। और जो समर स्कीम है ये झारखंड सरकार में, झारखंड में जो है आपका बहुत ज़्यादा कुपोषण महिलाओं और बच्चों में है, तो उसको दूर करने के लिए इसको किया गया है और आपको ईयर दिया गया है। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना हो जाएगा क्या 2014, आयुष्मान भारत क्या हो जाएगा 2018, जो जल जीवन मिशन ये ग्रामीण जो है ये 2019 का है। लेकिन अगर पूछता है यहाँ पे जल जीवन मिशन अर्बन तो क्या होता 2021। और जो समर स्कीम है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, समर स्कीम जो है ये हो जाएगा आपका 2021 में झारखंड सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया। ये 1000 डेज प्रोग्राम है, जिसमें कि बच्चों और महिलाओं के कुपोषण को दूर करने का लक्ष्य रखा गया है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट केसेस दिए गए हैं और वो किससे संबंधित है आपको दोस्तों ये बताना है। डीसी वाधवा केस, केस पुट्टास्वामी केस, आयल कोयलो केस या एसआर बोमई केस। यहाँ पे मैटर है राष्ट्रपति शासन, फंडामेंटल राइट, अध्यादेश ऑर्डिनेंस या 9th शेड्यूल। तो दोस्तों आप जानते ही हैं कि जो है पार्लियामेंट पूरे साल काम नहीं करती है, उसी तरह विधानसभा पूरे साल काम नहीं करती है। तो सेंटर पे प्रेसिडेंट को अंडर आर्टिकल 123 और गवर्नर को अंडर आर्टिकल 213 ये पावर दिया गया है कि आप कानून बना सकते हैं, लेकिन इसका मिसयूज होने लगा था। इसलिए डीसी वाधवा केस में जो है ये बोला गया कि आप कब अध्यादेश जारी कर सकते हैं। केस पुट्टास्वामी केस जो है ये डील करता है किससे, निजता के अधिकार को जब मौलिक अधिकार दिया गया, हमारा जो है आधार का और भी जो है डेटा का जो है प्राइवेसी का जो है मिसयूज हो रहा था, तो निजता के अधिकार को 2017 में जो है कोर्ट ने इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, कि अब जो है वो एक फंडामेंटल राइट है। तो जिसको मन वो जो है वो आधार कार्ड नहीं ले सकता है, हमारे जो है प्राइवेट डेटा का जो है उसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है। अब आयल कोयलो केस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी मेंस में भी पूछा है। देखिए जब देश का संविधान बन के तैयार हुआ तो उस समय कितनी अनुसूची थी, 8 शेड्यूल था। तो जो पहला संशोधन हुआ वो भूमि संबंधित था और नवी अनुसूची को बनाया गया, और इस अनुसूची में जो भी मैटर को डाला जाता था वो कोर्ट उस पर डिसीजन नहीं ले सकता था। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि नवी अनुसूची जो है उसका मिसयूज होने लगा, इसमें 250 से ज्यादा मैटर्स आ गए। और दोस्तों आप जानते ही हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है ये कस्टोडियन है, ये गार्जियन है अपने संविधान का। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मैटर हो और वो कोर्ट के दायरे से बाहर हो। तो इसीलिए आयल कोयलो केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि देखिए 24 अप्रैल 1973 के पहले जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब अगर आप कोई भी चीज नवी अनुसूची में डालेंगे तो हम उसको देख सकते हैं कि वो सही है या गलत है। लास्ट है आपका एसआर बोमई केस। तो आप जानते हैं कि जो भी सेंट्रल पे गवर्नमेंट आती है वो चाहती कि राज्यों में भी उसी का सरकार रहे, इस वजह से जो है गलत तरीके से जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, 100 से ज्यादा बार लगाया जा चुका है। तो राष्ट्रपति शासन लगाना कब सही है या कब गलत है, इसका फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बोमई केस में दिया था दोस्तों। और दोस्तों नोटिफिकेशन जो है ये मार्च के आखिरी हफ्ते में या फिर अप्रैल फर्स्ट वीक में आने का जो है न्यूज मिल रहा है। तो ये हाई टाइम है क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है, जम के मेहनत करनी है पेपर 1 पेपर 2 दोनों पे ही दोस्तों। और
लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। ऑल द बेस्ट यारो।